अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट हार्ट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए एक पास पेपर को डिस्कस करेंगे। फाइनल एग्जामिनेशन जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है, कोर्स कोड MTH 608 है। और कोर्स कोड जो है वो लाजमी तौर पर याद रखिएगा, पेपर में हमें याद नहीं होता है तो हम वो खाना पूरी छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि रिक्वायरमेंट को पूरा करना, तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। MTH 608 और BS मैथ 8 सेमेस्टर ब्रिजिंग का ये मॉर्निंग प्लस इवनिंग है, 2 घंटे का टाइम है इस पेपर को सोल्व करने के लिए। और टोटल मार्क्स जो हैं वो 30 होंगे। यहाँ पे आप लोग का रोल नंबर आएगा और अटैम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो कहता है डिफ़ाइन ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी। तो इसके रिलेटेड है, ये आप लोग के सामने थ्योरी आ गई है, तो थ्योरी को आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो जितनी को समझ आती है फिर उसको अपने अल्फाज में लिखाइएगा अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो हम प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो कहता है बाय यूजिंग KKT मेथड। KKT मेथड को आपने यूज़ करना है। मैक्सिमाइज का फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय x-2 होल का स्क्वायर है और -2 मल्टीप्लाई बाय y-1 होल का स्क्वायर है। सब्जेक्ट टू, ये कंस्टेंट्स दे दिए गए हैं, कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं कि x + 4y लेस दैन और इक्वल टू 3 रहे एंड -x + y लेस दैन और इक्वल टू 0 रहे। तो चलिए आइए इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखें तो डायरेक्ट ही पास्ट पेपर को अगर हम पकड़ेंगे ना तो ये चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपको ये KKT मेथड आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिनको नहीं भी आता, वो डायरेक्ट पास्ट पेपर पे आए हैं, टाइम कम है उनके पास, तो फिर मैं इस पेपर को ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि इस तरह का अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है ना तो आप उसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकें, ठीक है। तो गौर से चीज़ों को समझिएगा, डिटेल से बताऊँगा, लेक्चर लेंथी हो जाएगा इसी हिसाब से कि आपको और फिर दूसरे क्वेश्चन सोल्व करना भी आसान रहेगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखें जी, इसमें सबसे पहले ये मैक्सिमाइज का फंक्शन दिया गया है f(x) इज़ इक्वल टू -x-2 होल स्क्वायर है और -2 मल्टीप्लाई बाय y-1 होल का स्क्वायर है। अब ये देखिए कि फंक्शन x और y में है, लेकिन यहाँ पे f(x) लिखा है तो यहाँ पे फिर f(x, y) आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या आएगा f(x, y), क्योंकि फंक्शन x और y दोनों वेरिएबल्स में है। अच्छा, सब्जेक्ट टू, ये आगे कंडीशंस कंस्टेंट्स दे दिए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि x + 4y जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 3 है और -x + y लेस दैन और इक्वल टू 0 है। अच्छा, यहाँ पे इक्वलिटी वाले कंस्टेंट्स भी आ सकते थे, जैसे इस तरह आ जाता कि x + 4y इज़ इक्वल टू 3, इस तरह भी चीज़ आ सकती थी। -x + y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, इस तरह भी चीज़ आ सकती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू वाली चीज़ें दी गई हैं। अब इसका सोल्यूशन करते हैं KKT मेथड को यूज़ करते हुए। KKT मेथड क्या है, सारा हम सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। कहता है फर्स्ट वी रीराइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्टेंट्स टू फिट द स्टैंडर्ड करश कोहन टकर KKT कंडीशंस फॉर्मेट। कहता है कि पहले हम अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लेके आएंगे कि जिस पे KKT कंडीशंस अप्लाई हो सके। कहता है कि अप्लाई कब होगा, ये ना हमें मैक्सिमाइज का फंक्शन दिया गया है, तो KKT उस वक्त अप्लाई होता है जब ये मिनिमाइज का हो, तो पहले इसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कहता है फॉर मैक्सिमाइजेशन है, इसको पहले हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे करते हैं, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव साइन से, तो ये वाली चीज़ आपके सामने बन जाएगी। और यहाँ पे साथ फिर मिनिमाइज लिख देंगे क्योंकि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, अब ये जो कंस्टेंट है ना, ये इसके लिए नहीं हम डिस्कस कर रहे, हम इनइक्वालिटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इसको कहते हैं इक्वालिटी, इक्वल वाली चीज़, लेकिन हम इक्वल वाली के लिए नहीं डिस्कस कर रहे, हम इनइक्वालिटी के लिए मेथड देख रहे हैं, यानी कि लेस दैन और इक्वल टू या ग्रेटर दैन और इक्वल टू। अगर तो ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू का होता तो हम इसको पहले लेस दैन और इक्वल टू बनाते, ठीक है, बना लेते। वो कैसे बनता है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते तो बन जाएगा। अब यहाँ पर पहले ही दोनों लेस दैन और इक्वल टू के दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है x + 4y लेस दैन और इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो 3 को इधर ले आए तो ये बन जाएगा -3 और लेस दैन और इक्वल टू 0। इसको आप g1 का नाम दे दें, g1 का। अब ये x और y में चीज़ें हैं तो g1 x, y इसको लिख दें तो ये चीज़ बन जाएगी।
इसी तरह ये दूसरा क्या दिया हुआ था, -x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड पे पहले ही 0 है तो इसको g2 का नाम दे देंगे और साथ लिख देंगे x, y, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, यानी कि ये साथ साथ देखें सोल्यूशन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये हमारे पास g1 बन गया, ये g2 बन गया। अब हमारे पास वो फॉर्मेट आ गया है कि जिस पे KKT मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द KKT कंडीशंस फॉर अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए जो KKT कंडीशंस होती हैं विद इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, इनइक्वालिटी यानी कि लेस देन और इक्वल टू वाला जो कंस्ट्रेंट होगा ना, उसके लिए फिर ये वाली कंडीशंस आ जाएंगी 1 2 3 4, स्टेशनरिटी, प्राइमल फिजिबिलिटी, डुअल फिजिबिलिटी और कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस। इसको देखें, सबसे पहले ये है कि ये देखें यहाँ पे ये लैग्रांजियन यूज़ हो रहा है, तो आपको पहले लैग्रांजियन का पता होना चाहिए। तो इसलिए कहा था कि आपको डायरेक्ट पास पेपर पे आने पे बहुत सी मुश्किलात आती हैं, तो इससे बेटर ये होता है कि हम एक सीक्वेंस से चलें। तो पहले मेथड्स सीख लेने चाहिए, फिर पास पेपर पे आना चाहिए। ठीक है, तो अब लैग्रांजियन कैसे फाइंड करते हैं, चले आप डायरेक्ट पास पेपर पे आए हैं या जैसे भी आए हैं तो फिर भी मैं आप लोग को ये चीज़ सिखाऊंगा कि लैग्रांजियन कैसे फाइंड करते हैं। फिर इनका ये डेल लेंगे, डेल यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएंगे। फिर ये g1 x, y लेस देन और इक्वल टू 0 और g2 x, y लेस देन और इक्वल टू 0। फिर ये आइगन वैल्यूज़ आएंगी λ1 और λ2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और फिर ये आ जाएगा λ1 g1 बराबर 0 और λ2 g2 बराबर 0। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले ना हम इस लैग्रांजियन को फाइंड करेंगे। तो लैग्रांजियन किसके इक्वल होता है, Lx, y और यहाँ पे λ1 और λ2 आ जाएगा, ये इक्वल होता है। पहले हम अपना फंक्शन लिखेंगे, फिर माइनस कर दिया करेंगे माइनस नहीं प्लस कर दिया करेंगे λ1 g1 और फिर प्लस λ2 g2 कर देंगे। तो ये देखें लैग्रांजियन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, द लैग्रांजियन इज f of x, y। तो ये देखें, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया था, ये फंक्शन आ गया यानी कि ये वाला फंक्शन, और प्लस λ1 g1, तो λ1 g1 की कीमत ये देखें, ये g1 है तो g1, और प्लस λ2 g2 और ये प्लस λ2 और ये देखें g2 की ये वैल्यू थी। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखें अब नेक्स्ट आपने ना इसका ग्रेडियंट कह लें, यानी कि ये वाली चीज़ डेल्टा। तो इसके लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट और y के रिस्पेक्ट। जब इसका पहले ना इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, लैग्रांजियन का x के रिस्पेक्ट लेंगे डेरिवेटिव, तो ये पावर लग जाएगा, इसमें पावर नीचे आई, पावर में से कम किया तो ये चीज़ आ गई। इसमें x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। x के हिसाब से ये 0 डेरिवेटिव, ये 0 डेरिवेटिव, और x के हिसाब से इसका 1, तो ये 1 λ1 बन जाएगा। ये -1 बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 0, क्योंकि x के हिसाब से ले रहे हैं तो -λ2 बन जाएगा, और इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 के इक्वल लिखा है ना, तो 0 के इक्वल। इसी तरह अब y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले, किसके रिस्पेक्ट, y के। अब लैग्रांजियन का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, ये चीज़ 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें y है ही नहीं, कांस्टेंट मानी जाएगी। इसमें पावर लग जाएगा, पावर नीचे आई तो 2 बार 4 हो जाएगा, और ये y -1 और प्लस ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये बन जाएगा डेरिवेटिव 4, तो 4 λ1, ये 0 हो गया, y का डेरिवेटिव 1 तो 1 λ2। ठीक है, ये चीज़ आ गई और इक्वल टू 0, यानी कि हमने एक दफ़ा x और y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब ये 2 इक्वेशंस बन गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, तो अगर मैं λ2 को इधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा λ2 इज इक्वल टू ये वाली चीज़ 2x - 2 प्लस λ1। ये λ2 की कीमत आ गई बच्चों। ये λ2 की कंडीशन पुट यहाँ पर करें तो जो चीज़ आएगी उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, यानी कि ये λ2 आपने यहाँ पे पुट कर दिया तो λ2 ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, जब λ2 यहाँ पे पुट करेंगे ना तो वो एक और इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। तो देखें, पहले इक्वेशन नंबर 1 से उन्होंने λ2 की वैल्यू निकाली, बाद में ये यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, पुट करने के बाद यानी कि ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दी λ2 की जगह पर, तो पुट करने के बाद एक और इक्वेशन बन गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ λ1 आ रहा है, इसको उन्होंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशंस आगे ना बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, इनको आप देख लें पहले। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव्स हमने लिया हो ना, यानी कि ये वाली, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी 1 और 2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे ना 4 केसेस बनने लगे हैं। कितने, 4 केसेस बनने लगे हैं। कब, जब बोथ कंस्ट्रेंट्स आर इनएक्टिव, जब दोनों कंस्ट्रेंट्स इनएक्टिव हो। इनएक्टिव कब होंगे, जब λ1 0 और λ2 0, ये दोनों इनएक्टिव। अगर मैं λ1 ग्रेटर दैन 0 कर दूं और λ2 0 के इक्वल कर दूं तो इसका मतलब ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव हो गया।
और अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दूं और इसको ग्रेटर दैन 0 कर दूं तो अब ये एक्टिव हो गया, ये इनएक्टिव हो गया। और अगर मैं दोनों ग्रेटर दैन 0 कर दूं तो इसका मतलब है दोनों कंस्ट्रेंट्स एक्टिव हो गए। ये दोनों कंस्ट्रेंट्स इनएक्टिव के लिए, ये पहला कंस्ट्रेंट एक्टिव दूसरा इनएक्टिव, ये पहला इनएक्टिव दूसरा एक्टिव, और इसमें दोनों कंस्ट्रेंट्स एक्टिव। इस हिसाब से हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। तो सबसे पहला केस हम देखने लगे हैं। पहला केस क्या देखने लगे हैं कि दोनों कंस्ट्रेंट्स इनएक्टिव हों, दोनों कंस्ट्रेंट्स क्या हों, इनएक्टिव। कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं वो ऊपर आप लोगों ने पढ़े तो हैं, कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं, तो ये वाले कंस्ट्रेंट्स हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे ये वाले, ठीक है, ये वाली चीज़ कंस्ट्रेंट्स। इसको मैं साफ़ कर दूँ थोड़ा सा, ये वाले कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, ये वाले कंस्ट्रेंट्स, ये वाले बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे बच्चों। देखें हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि बोथ कंस्ट्रेंट्स आर इनएक्टिव, यानी कि λ1 और λ2 0 के इक्वल, λ1 और λ2 0 के इक्वल। अब λ1 और λ2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो यहाँ पे λ1 भी 0, λ2 भी 0, λ1 भी 0, λ2 भी 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 × x - 2 = 0। तो 2 तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x - 2 0 होगा, तो x की कीमत आ जाएगी 2। अब यहाँ पर ये भी 0, ये भी 0, तो 4 × y - 1 = 0। 4 तो 0 नहीं हो सकता, फिर y - 1 0 के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये कीमतें आ गई कब, जब λ1 और λ2 को 0 के इक्वल पुट किया था। अब यहाँ पर देखें बच्चों, थोड़ा सा अब गौर करें यहाँ पे कि ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं, और ये देखें ये x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, ये x और y की वैल्यूज़ आ गई। अब देखेंगे कि ये x और y की वैल्यू फिजिबल है कि नहीं। बच्चों फिजिबल किसे कहते हैं, फिजिबल उस वैल्यू को कहते हैं जो कि कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें। दोबारा सुन लें इस बात को, फिजिबल उसको कहते हैं जो कि कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें। अब कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं। पुट करके देखता हूँ जो तमाम कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई, x की वैल्यू 2 रख दें तो 2 रख दी, y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 1 है तो 1 रख दें तो 1 आ गए -3। तो देखता हूँ आंसर क्या आया, 2 + 4 ये बन गया 6, ठीक है, 2 + 4 6 बन गया, 6 - 3 तो 6 - 3 3 बन गया। अब क्या 3 < 0 है, क्या ये 0 के नहीं, यानी कि जब यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट की तो आंसर आया 3 < 0 होना चाहिए था, लेकिन ये 0 के < नहीं होता। तो इन वैल्यूज़ ने जो हमने निकाली हैं, इन वैल्यूज़ ने कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं किया। अगर कर जाता फिर दूसरे को चेक करते, ठीक है, लेकिन एक को ही सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि ये इनफिजिबल है, क्या है, यानी कि ये वैलिड केस नहीं है, ये वैलिड नहीं इनवैलिड है, ठीक है। चेक किया फिजिबिलिटी को, प्राइमरी फिजिबिलिटी को, लेकिन ये केस वैलिड नहीं निकला, क्योंकि आंसर 3 आया, लेकिन 3 तो डज नॉट < 0 नहीं होता, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़। सेकंड केस पे आ जाए, सेकंड केस यानी कि ये केस तो इनवैलिड हो गया। सेकंड केस पे आए, क्या कि λ1 > 0, यानी कि पहला कंस्ट्रेंट एक्टिव होगा और λ2 0 के इक्वल, दूसरा इनएक्टिव होगा। तो ये देखें λ1 > 0 पहला कंस्ट्रेंट एक्टिव होगा और λ2 = 0 सेकंड कंस्ट्रेंट इनएक्टिव होगा, ठीक है जी। अब λ2 0 के इक्वल है, पहले तो दोनों 0 थे, अब सिर्फ λ2 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों जगह λ2 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, λ2 0 के इक्वल। अब λ1 नहीं करना, λ2 0 के इक्वल, तो λ2 यहाँ भी 0 हो गया और λ2 यहाँ भी 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से λ1 की वैल्यू निकाल लें तो λ1 इक्वल आ जाएगा बच्चों क्या, -2 × x - 2 आ जाएगा, ये λ1 की वैल्यू आ गई। ये λ1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें आप, तो ये आ जाएगा 4y - 1 + 4 × ये आ जाएगा -2 और x - 2 ये वाली चीज़, और λ2 तो 0 हो गया था = 0, ये बन जाएगा 4y - 1, बल्कि अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4y - 4 और ये 4 2 = 8 -8 x से मल्टीप्लाई भी कर दें -8x, और इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 2 = 16 और +16 और = 0। तो ये बन गया 2 4 पे तकसीम हो रहा है सारा, तो ये बन जाएगा y - 1 - 2x + 4 4 बार 16 = 0। तो ये देखिए बन गया y - 2x और 4 में से 1 गए 3, तो +3 = 0। तो यहाँ से y = 2x - 3, ये एक चीज़ बन गई, क्या बन गई, y = 2x - 3। तो यहाँ पर देखें ये सारा काम मैंने आपको करवाया हुआ है, ये देखें सारा लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया कि λ2 को 0 के इक्वल पुट किया, तो ये चीज़ बन गई थी। यहाँ से λ1 की वो सारा मैंने ऊपर करवा दिया हुआ ना आपको सोल्व करके, ये देखें λ1 की वैल्यू
तो ये देखिए लैम्डा 1 की वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारा यहाँ पे ना यानी कि नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर वहाँ पे पुट की, पुट करने के बाद ये वाली इक्वेशन बन गई बच्चों आपके पास, ये वाली इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब देखें यहाँ पे जो एक्टिव हुआ करेगा ना कंस्ट्रेंट, उसको 0 के इक्वल रखा करेंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है सिंस कंस्ट्रेंट 1 इज एक्टिव, तो कंस्ट्रेंट 1 क्या था, ये वाला था लेस देन और इक्वल, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की ये कीमत यहाँ पे पुट कर दे तो 4y की कीमत रख देंगे हम 2x माइनस 3 और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास x प्लस 4 2 बार 8x और माइनस 4 3 बार 12 और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x ये 9x बन जाएगा और ये माइनस 15 उधर जाकर प्लस का 15 हो जाएगा। 3 3 बार 9 3 5 बार 3 3 बार 9 3 5 बार 15, तो x की वैल्यू 5/3 आ गई। ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो y की कीमत आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5/3 और माइनस 3, तो y की कीमत आ गई 5 2 बार 10 10/3 10/3 और यहाँ पे इसको मैं 9/3 लिख सकता हूँ। तो ये 10 में से 9 गए 1 1/3, इनके y की कीमत कितनी आ गई, y की कीमत आ गई 1/3। ये सिंपल कैलकुलेशन आपको आती है। तो x की वैल्यू 5/3, y की 1/3 आ गई। अब ये कीमत आ गई। अब देखेंगे कि क्या ये चीज़ लैम्डा को सेटिस्फाई करती है। क्या था, लैम्डा 1 ग्रेटर दैन 0 था। क्या था, लैम्डा 1 ग्रेटर दैन 0 था। लैम्डा 1 क्या था, ग्रेटर दैन 0 था। अब देखेंगे कि क्या इसको सेटिस्फाई करता है। लैम्डा 1 ये है ना, तो पुट करके देखें तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 5/3 निकल के आई है, तो 5/3 और -2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा कितना, -10/3 और -2 लैम्डा 1 की वैल्यू y -1 वाले में उन्होंने पुट किया -2 मल्टीप्लाई बाई 5/3 -2 और ये देखें 5 2 बार 10 -10/3 और ये माइनस और ये माइनस ये भी मल्टीप्लाई होंगे ना, माइनस माइनस प्लस का 4 बन जाएगा बच्चों, ठीक है। एलसीएम आ गया 3, तो ये -10 प्लस 12, तो आंसर कितना आ गया 2/3। आंसर ग्रेटर दैन 0 आया बच्चों। आंसर क्या आया, ग्रेटर दैन 0 आया। लैम्डा 1 की कीमत बच्चों, लैम्डा 1 की कीमत 0 से बड़ी आ गई, तो बिल्कुल लैम्डा 1 की कीमत 0 से बड़ी होनी चाहिए थी। आप चाहें तो इस इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते हैं। उन्होंने इस इक्वेशन में पुट किया है। -y की कीमत कितनी आई थी, 1/3 आई थी ना, तो 1/3 -1 तो ये बन जाएगा -1/3 + 1, तो ये बन जाएगा 3 एलसीएम आगे -1 + 3, तो ये 2/3 देखें। तो लैम्डा 1 की कीमत यहाँ भी 2/3 यहाँ भी 2/3 जो कि ग्रेटर दैन 0 आ रही है, तो वैलिड केस है, ग्रेटर दैन 0 ही चाहिए थी। तो ये देखिए वैलिड केस हो गया ग्रेटर दैन 0। अब ये पहले के हिसाब से है क्योंकि पहला एक्टिव था। अब दूसरे कंस्ट्रेंट को चेक करना है, किसको, दूसरे कंस्ट्रेंट को। तो दूसरे कंस्ट्रेंट में क्या करेंगे, ये दूसरा कंस्ट्रेंट कौन सा था, दूसरा कंस्ट्रेंट ये वाला था बच्चों। तो यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड पुट करके देखें, -x + y है, तो -x + y में पुट करके देखें तो ये -x + y है, x की वैल्यू y की वैल्यू लगा दी, -4/3 आया और लेस देन और इक्वल टू 0 था, ठीक है। यानी कि ये कंस्ट्रेंट था ना, तो इसकी वैल्यू -4/3 आई और वाकई ये लेस देन और इक्वल टू 0 है। दोनों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैलिड केस है जिसमें x की वैल्यू 5/3 y की वैल्यू 1/3 है। ये एक वैलिड आ गया है, ये एक केकेटी पॉइंट आ गया है। तो हम कहेंगे कि ये दूसरा केस क्या हो गया, ये वैलिड हो गया। क्या हो गया, वैलिड हो गया। अब तीसरे पे चेक करते हैं बच्चे। तीसरे में क्या करेंगे कि ये 0 के इक्वल है लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 0 के इक्वल यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। ये सारा पहले मैं रिमूव कर दूँ। इक्वेशंस कहाँ गई हमारी, ये इक्वेशंस, ठीक है, ये इक्वेशंस। अब तीसरा केस हम करने लगे हैं। तीसरा केस, एक मिनट, इन सभी को ना रिमूव कर दूँ। अब ना हम तीसरा केस करने लगे। देखिए तीसरा केस आ गया है। अब क्या है, अब तीसरा केस है यानी कि लैम्डा 1 0 है। अब लैम्डा 1 0 कर दे, ये हो गया 0, लैम्डा 1 0 कर दे, ये हो गया 0। यहाँ से लैम्डा 2 की कीमत निकालें तो ये लैम्डा 2 इधर प्लस का हो गया, कीमत आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई x - 2। ये कीमत यहाँ पे पुट कर दे तो क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई y - 1 और प्लस लैम्डा 2 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाई x - 2 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 4y - 4 और प्लस 2x और -2 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा -6
तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y और इज इक्वल टू उधर जाके 6 बन जाएगा और ये बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और यहाँ से x आ जाएगा इक्वल 3 माइनस 2y के इक्वल आ जाएगा। ये x आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया जी हमारे पास x आ गया। क्या आ गया x आ गया। तो आप इसको y की फॉर्म में भी लिख सकते थे। अब ये किस फॉर्म में आ गया है, ये x की फॉर्म में आ गया है। अब देखें, अब यहाँ पर बच्चों क्या देखें, अब हमने लैम्डा 1 0 के इक्वल कहा था और लैम्डा 2 ग्रेटर देन 0 था, यानी कि ये चीज़ एक्टिव थी, लैम्डा 2 वाली एक्टिव थी। तो लैम्डा 2 वाला एक्टिव हो जाएगा कंस्ट्रेंट 2 एक्टिव होगा। कंस्ट्रेंट 2 एक्टिव आप लिखेंगे सिंस के कंस्ट्रेंट 2 एक्टिव है तो फिर दूसरा कंस्ट्रेंट जो है यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई जो है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो x की ये वाली कीमत यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, तो यहाँ पर यूज़ करें आप, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर आ गया, माइनस ये आ जाएगा 3 माइनस 2y और प्लस वाई इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा कितना -3 प्लस 2y और प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3y और ये 3 उधर जाकर प्लस का हो गया, 3y इज इक्वल टू 3, 3 से कैंसिल, तो y की कीमत कितनी आ गई 1 आ गई। अब ये y की कीमत 1 यहाँ पे पुट करें तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो x की कीमत भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब y की कीमत भी 1 आई, x की कीमत भी 1 आई। अब ये इस लैम्डा 2 में पुट करके देखें, जब इस लैम्डा 2 में पुट करके देखूंगा x और y की कीमत तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 आंसर आ गया। ये लेस देन 0 आ गया, लेकिन लैम्डा 2 तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इनवैलिड केस बन गया। ठीक है, अच्छा ये ना थोड़ा सा मेथड चेंज हो सकता है, यानी कि वो बुक वाले नीचे जो है वो कोई और इक्वेशन निकाल सकते हैं, यानी कि वो क्या पता y का आंसर x में निकाल लें। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ी सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये भी इनवैलिड केस हो गया। तो देख लेते हैं अब नीचे जाके उन्होंने क्या किया हुआ है, यानी कि वही पहले लैम्डा 2 की कीमत निकाली हुई है, फिर ये पुट करके उन्होंने यानी कि लैम्डा 2 की फिर लैम्डा 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करके फिर इक्वेशन आ जाएगी। तो ये वाली उनकी इक्वेशन आई हुई है। ठीक है, उनकी इक्वेशन ये वाली आई हुई है। तो हमारी क्यों चेंज आई, एक मिनट, हमारी इक्वेशन क्यों चेंज आई, हमारी इक्वेशन कहाँ, हमारी इक्वेशन ये आई थी x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, 4 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 1 था। ठीक है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 था। ठीक है जी, और ये बन गया 4 बाई माइनस 4 आ गया और प्लस 2x। उनकी क्यों चेंज आई है, एक मिनट, हाँ -6 हो जाएगा, +6 और 3, हाँ हमारा ठीक बना है। उनकी क्यों चेंज आई है, हाँ उनकी भी तो ठीक आई है, यही आती थी, हमारा 3 आ रहा था। एक मिनट 2x माइनस 2 और ये कितना बन जाएगा, हमारी इक्वेशन क्यों चेंज आ रही है, वो फ़र्क कोई नहीं, आंसर ठीक आ गया। मैं वैसे देखना चाह रहा हूँ कि चेंज क्यों आई है। -4 इज इक्वल टू, ये इधर आके बन जाएगा +4y और इधर आके +4 इक्वल टू 0। अब ये तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। फोर 2 बार 4, वो भी 4 और इक्वल टू के वो भी 4। हाँ ये यहाँ पे मिस्टेक हुई हमसे, 2 बार कितना होना था, 4 होना था, तो -4 आ गया। ये कितना आ गया बच्चों, -4 आ गया। ठीक है, -4 आ गया, तो फिर ये -8 होना चाहिए था। हाँ फिर -8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी कि ये हमसे मिस्टेक हुई है थोड़ी सी कैलकुलेशन में। तो ये -4 और इधर आगे प्लस का 8 बन गया, प्लस का 8 जब 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे फिर 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा x प्लस, और यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y की कीमत भी हम निकाल सकते थे, यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब x की कीमत ये आई है, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 4, यहाँ पे फिर आ जाएगा 4 और यहाँ पे 4 आ गया, तो ये उधर जाके क्या 4/3 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की आ जाएगी वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 4/3 यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4 2 बार 8, 4 3 बार 12 माइनस 4 3 बार 12 माइनस 8/3, तो ये बन जाएगा 4/3, इसकी वैल्यू भी 4/3 आएगी। ठीक है, और फिर ये x और y की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो लैम्डा 2 किसके इक्वल था, ये देखें लैम्डा 2 इक्वल था अब -2 मल्टीप्लाई बाई x -2, तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 -2, तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई ये बन जाएगा, इसको डायरेक्ट करने लगा मैं, 3 2 बार 6 और आ जाएगा -3 2 बार 6, तो
3 2 बार 6 -2/3 और ये आ जाएगा +4/3। ये प्लस का 2 है, ठीक है, ये प्लस का है, ये चीज़ बच्चों प्लस की है, इसमें माइनस लगा ही नहीं हुआ, तो ये प्लस की है, प्लस की है, प्लस की है, तो फिर ये माइनस बन जाएगा -4/3। कितना? -4/3। -4/3 आ गया, तो λ2 तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन ये लेस दैन 0 आ गया, यानी कि ये फिर ये केस भी इनवैलिड हो गया। ठीक है, कहाँ गया केस हमारा जो बनाया हुआ था, हमारा केस कहाँ पे गया? ये वाला इनवैलिड हो गया, ये केस भी इनवैलिड। अब ये लास्ट वाला केस हम देखने लगे हैं जिसमें दोनों एक्टिव हैं। ठीक है, दोनों एक्टिव हैं, दोनों कंस्ट्रेंट एक्टिव हैं। तो ये तो अभी मैं आपको करवा के आया ना, तीसरा केस ये भी नॉट वैलिड हो गया। अब चौथा केस देखने लगे हैं, जब दोनों एक्टिव हैं तो इसका मतलब ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, क्योंकि आपको बताया है कि जो एक्टिव हो उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब यहाँ से y = x आ गया, अब ये यहाँ पे पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? x + 4x - 3 = 0, 5x = 3 और x की कीमत 3/5 आ गई। y बराबर था x के, ठीक है, तो y बराबर आ गया 3/5, ये दोनों इसके इक्वल आ गए। ठीक है, दोनों के इसके इक्वल आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, अब ये किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके देख लें, यानी कि अब क्या करेंगे, अब x और y की वैल्यू कितनी आ गई? दोनों की 3/5 आ गई, 3/5 आ गई। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाली, ये दो। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यही दोबारा इस इक्वेशन पे आएंगे, यहाँ पे इसकी जगह भी जो x की कीमत और y की कीमत आई है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x और y तो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे भी 3/5, यहाँ पे भी 3/5 पुट कर दें तो यहाँ भी एक नंबर आ जाएगा, यहाँ भी एक नंबर आ जाएगा, और λ1 λ2 यहाँ भी λ1 λ2 है, तो यानी कि ये फिर ये चीज़ बन जाएगी। देखें ये वाली चीज़, यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ गया λ1 λ2, यहाँ पे एक नंबर आ गया λ1 λ2। अब ये दो इक्वेशंस हैं, क्या है? दो इक्वेशंस हैं और दो ही चीज़ें हैं, λ1 और λ2। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे λ1 और λ2 की कीमत फाइंड करने के लिए। देखें ना, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 और 1 5 λ1, और ये दोनों को ऐड करके λ1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको पुट करके λ2 की कीमत आ जाएगी। ये आपको साइमल्टेनियसली इक्वेशंस सोल्व करनी आती हैं। ठीक है, तो λ2 की कीमत भी आ गई। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तो वैलिड हो गया था, लेकिन यहाँ पे λ2 लेस दैन 0 आ गया, जो कि ग्रेटर दैन 0 आना चाहिए था। ठीक है, यानी कि ये ग्रेटर नहीं है 0 से, तो फिर ये केस भी इनवैलिड हो गया, ये केस भी इनवैलिड हो गया। तो ये वाला केस भी ना बच्चों, ये जो चौथा केस था हमारे पास, ये भी इनवैलिड हो गया। तो सिर्फ एक ही केस वैलिड था, वो ये वाला था, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में हमारे पास कौन सा पॉइंट निकल के आया था? तो सेकंड वाले में हमारे पास ये वाला पॉइंट निकल के आया था, KKT पॉइंट, 5/3 और 1/3। तो हम कह देंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ना, 5/3 और 1/3 वाला, तो इस पे फिर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आएगी -1, वो आ जाएगी कितनी? -1। और इस पे λ1 2/3 आया था और λ2 0 किया हुआ था हमने, क्योंकि ये इनएक्टिव था सेकंड कंस्टेंट। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो ये 5/3 पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो मेन फंक्शन था हमारा, माइनस साइन वाला नहीं, जो मेन फंक्शन था। माइनस साइन वाले पे भी फाइंड करेंगे, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, वही आंसर आएगा, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज़ f(x, y) इज़ -1 होगी, और ये इस पॉइंट पर होगी। तो ये हमने इस तरह KKT कंडीशंस को यूज़ करते हुए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड कर दी हुई है। ठीक हो गया बच्चों? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है ऑप्टिमाइज द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। जी किसके इक्वल है? 4x1 का स्क्वायर और प्लस 2x2 का स्क्वायर और प्लस x3 का स्क्वायर और -4x1 x2 और -4 x2 x3, यानी कि 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। देखिए x1 x2 x3, ठीक है, 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो कंस्ट्रेंट हमें इक्वलिटी वाले दिए गए हैं, ठीक है, इक्वलिटी वाले। तो यहाँ पर अपनी मर्जी जो सा मर्जी मेथड यूज़ करें, लेकिन इक्वलिटी के लिए लैग्रांज मल्टीप्लायर का यूज़ करेंगे। कहता है वी यूज़ द मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर आपको कोई और मेथड आता है इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स के लिए तो आप उसको यूज़ करें। ठीक हो गया? तो सबसे पहले वही बात कि लैग्रांज वाला मेथड है, तो लैग्रांजियन हम लिखेंगे। लैग्रांजियन किसके इक्वल होगा? सबसे पहले फंक्शन, फिर प्लस λ1 g1 और प्लस λ2 g2 और प्लस λ3 g3। यहाँ पे 3 चीज़ें क्यों हैं? बल्कि 2 ही आएंगी, कंस्टेंट 2 ही है ना। ठीक है, ये वाली चीज़। और g की जगह h कर लें, क्योंकि यहाँ पे h यूज़ किया गया। तो लैग्रांजियन बराबर आ जाएगा किसके? सबसे पहले फंक्शन, तो ये फंक्शन आ गया, और फिर इसको पहले कंस्टेंट को h1 और दूसरे को h2 कहा जाएगा। पहले को h1 देखें और दूसरे को h2, और इक्वल टू के दूसरी तरफ जो है वो 0 आना चाहिए,
और दूसरी कीमतें इधर ला के माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 15 को इधर ला के माइनस का कर दिया और 20 को भी इधर ला के माइनस का कर देंगे। जो कंस्ट्रेंट बनेंगे, इसको h1 का नाम, इसको h2 का नाम। तो लैग्रांजियन क्या बनेगा, सबसे पहले फंक्शन, तो ये फंक्शन आ गया, फिर प्लस λ1 और h1 ये है तो ये आ गया, प्लस h2 λ2 और h2 की ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं x1 x2 x3, तो इन तीनों के हिसाब से हम डेरिवेटिव्स लेंगे और λ1 λ2 के भी तहत लेंगे, क्योंकि ये KKT मेथड नहीं है, यहाँ पर हम यूज़ क्या कर रहे हैं, लैग्रांजियन मेथड। तो इसमें λ1 और λ2 के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये आप इसका पहले x1 के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 8x1, ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये हो गया -4x2 हो जाएगा, ये देखें लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें x1 के हिसाब से सिर्फ ये आएगा, बाकी सारी ज़ीरो, ये आ जाएगा 1 λ1 आ गया, और ये सारी ज़ीरो, और ये आ जाएगा 2 λ2, ठीक है, ये, और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह x2 के हिसाब से लेंगे, वो ये आ जाएगा, x3 के हिसाब से ये आ जाएगा, λ1 के हिसाब से ये आ जाएगा, λ2 के हिसाब से ये आ जाएगा। अब देखें कि हमारे पास ना 5 इक्वेशंस हैं और 5 ही चीज़ें हैं, x1 x2 x3 λ1 λ2, ठीक है। 5 इक्वेशंस हैं और 5 ही चीज़ें हैं, x1 x2 x3 और λ1 λ2। तो हम पांचों को फाइंड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इन्होंने इसको सोल्व करके देखते हैं क्या चीज़ें फाइंड की। इन्होंने सोल्व करके ना, ये आपको सोल्व करने आते हैं आप साइमल्टेनियसली, क्योंकि जब आप लोग को तरीके आते हैं तो फिर उस पर एक्सप्लेन करने पे मैं टाइम ही वेस्ट करूँगा। तो ये देखें ना, उन्होंने रिलेशन बनाते हुए उस इक्वेशन को उसके साथ सोल्व करते कराते ये कीमतें निकालनी है x1 x2 और x3 की। x1 की, ये x2 की निकल आई और ये x3 की निकल आई, ठीक है। वो आपको सोल्व करना आता है, कैसे सोल्व करना। 3 इक्वेशंस और 3 ही वेरिएबल्स हों तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 चीज़ें थी और 5 ही इक्वेशंस थी, तो कोई 3 फाइंड करना बहुत इजी है। तो इन्होंने x1 x2 x3 जो है वो फाइंड कर लिया, आप लोग को करना आता है फाइंड। तो यहाँ पे पॉइंट x1 x2 x3 वाला जो पॉइंट है 7/3 10/3 और 28/3 ये वाली चीज़ निकल आई है, ठीक है, ये वाला चीज़ निकल गया। कहता है नाउ वी अब हम λ1 और λ2 फाइंड करेंगे। नाउ वी कैन फाइंड λ1, ठीक है, और λ1 λ2 जैसे मैंने आपको बताया ना कि 5 चीज़ें आ रही हैं, 5 की 5 फाइंड की जा सकती हैं। तो उन्होंने 5 की 5 फाइंड कर लिया है। तो λ2 ये आ गया है, λ1 ये आ गया है। इसका मैं आपको जितना भी एक्सप्लेन करके बताऊँ तो वो उतना कम होगा, क्योंकि मेथड आपको पता है। 3 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स हम फाइंड कर ही लेंगे। 3 इक्वेशन है, 3 ही चीज़ें हम फाइंड कर लेंगे आप। 4 इक्वेशंस हैं, 4 ही चीज़ें हम फाइंड कर लेंगे आप। 5 चीज़ें हैं, 5 ही इक्वेशंस हम फाइंड कर लेंगे आप। मैट्रिक्स बना के फाइंड कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सोल्व करके भी कर सकते हैं। तो ये इसी तरह उन्होंने किया हुई हैं, ठीक है। 5 चीज़ें उन्होंने फाइंड कर ली हैं, x1 x2 x3 λ1 λ2, ठीक है, ये सारी फाइंड कर ली हैं। अब क्या करेंगे, कहता है फाइनली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z। अब z की वैल्यू फाइंड करेंगे इस पॉइंट पर जो हमारे पास पॉइंट मौजूद था, ठीक है। तो वो सारी वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पर, ठीक है, और वो सारी वैल्यूज़ पुट करें आप। z हमारे पास z की कीमत निकल आएगी इस पॉइंट पर, यानी कि x1 x2 x3 ये वाली वैल्यूज़ पुट करें z में, ठीक है, z में ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे सारी पुट कर दें इस फंक्शन में। तो जब इस फंक्शन में सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे ना, ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो आप कहेंगे कि ये z की ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है इस पॉइंट पर, ठीक हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मैक्सिमाइज़ करें इसको, और इसका सब्जेक्ट टू ये हमें कंस्ट्रेंट दिया गया है और ये साथ है इनिशियल बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस दी गई हैं। तो ये ना कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का बताया गया है, यानी कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम j के इक्वल रख लेंगे, 0 से 1 की लिमिट है और इसको कैपिटल F ऑफ x, y कह देंगे, ठीक है। यानी कि कैपिटल F को कैपिटल F ऑफ x, y किसके इक्वल आ गया, 5x + 3y और -2y इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पे कैपिटल F x y भी लिख सकते हैं और ये j के इक्वल हमने रख लिया। तो j इसके इक्वल है और ये चीज़ इसके इक्वल है। अब हमें कंस्ट्रेंट कौन सा दिया गया है, ये x के ऊपर डॉट, यानी कि डेरिवेटिव जो होगा वो 6y के इक्वल होगा, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। इसको पहले हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, तो y आ गया x डॉट ओवर 6 और ये कीमत यहाँ पे पुट कर दे y की जगह पर, तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे y आ रहा था तो यहाँ पे पुट कर दे x डॉट ओवर 6, यहाँ y आ रहा था तो पुट कर दें x डॉट ओवर 6, तो ये चीज़ बन गई। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये वाली चीज़ फाइनल बन गई, ठीक है। और ये देखें ये किस में बना, x और x डॉट में आ रहा है, तो इस वजह से हमने लिखा ये फंक्शन बनेगा x और x डॉट का। अब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में ना हम
आइलर लैग्रांज इक्वेशन का यूज़ करते हैं, और ये आइलर लैग्रांज इक्वेशन आउटलाइन भी निकाल के देखें ना, स्पेशल ये वर्ड लिखा होगा आइलर लैग्रांज इक्वेशन। तो आइलर लैग्रांज इक्वेशन ये हमने यहाँ पर लिख ली, ये इसके इक्वल होती है। अब ये एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। बाकी तो आगे इसमें एक्स नहीं आ रहा, तो वो एज ए कॉन्स्टेंट रेट होंगे, 0 हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट के, ठीक है, एक्स डॉट, वो यहाँ से आप निकालेंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट के, तो वो किसके इक्वल आएगा, पहले तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स डॉट नहीं है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पावर लग जाएगा, पावर नीचे आई, पावर में से कम किया तो ये 1 बन जाएगा। और ये 1/2 और -2/18 यानी कि 1/9 बन जाएगा। तो 1/2 ये वाला चीज़ डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे टी के रिस्पेक्ट, ये देखें लिखा होगा, ठीक है। तो इसका अब हम टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो टी के रिस्पेक्ट अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो ये चीज़ तो कांस्टेंट हो जाएगी, इसमें टी नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है ना ये एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि ये बैकेंड में टी के रिस्पेक्ट चीज़ जा रही है। देखें ना, ये एक्स डॉट असल में है क्या, तो एक्स डॉट असल में एक्स का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर हम एक्स डॉट का दोबारा टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो इसका मतलब क्या है कि एक्स डबल डॉट बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स डॉट का टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव डबल डॉट बन जाएगा, ठीक है। तो अब आइलर इक्वेशन हम पुट कर देंगे। आइलर इक्वेशन ये थी, तो इसकी वैल्यू 5 आई थी, माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -1/2 -1/9 एक्स डबल डॉट आई थी शायद, और इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़, ये माइनस माइनस प्लस हो गई, ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ से एक्स डबल डॉट की कीमत ये आ गई। लेकिन अगर हम एक्स की कीमत फाइंड करना चाहते हैं तो टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया तो ये आपको पता है कि -40 ये आ जाएगा, साथ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक दफ़ा और इंटीग्रेट करेंगे तो ये टी की इंटीग्रेशन t²/2 आ जाएगी, और C1 की इंटीग्रेशन यानी कि C1 के साथ t आ जाएगा, और ये C2 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें ऊपर बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं। ये बाउंड्री कंडीशन है x of 0 = 7 और x of 1 = 70। तो इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए देखें, C2 7 आ जाएगा और C1 की कीमत आ जाएगी 171/2, ठीक है। ये दोनों कीमतें यहाँ पे पुट करेंगे तो x की कीमत आ जाएगी, ये आगे बच्चों x की कीमत, ये आगे हमारे पास x की कीमत। अब देखें स्टार्टिंग पे क्वेश्चन देखें तो x डॉट हमें दिया गया था 6y, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली थी ये वाली, ठीक है। स्टार्टिंग पे ये वाली चीज़ दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब बच्चों यहाँ पर देखें तो यहाँ से ना, यहाँ से C1 की कीमत यहाँ पे पुट करके C1 की कीमत यहाँ पे, तो C1 की कीमत कितनी निकल के आई है, C1 की कीमत निकल के आई है 171/2। तो ये बन जाएगा x डॉट ऑफ t = -45t और प्लस 171/2। तो ये वाली x डॉट की कीमत यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा ना तो y की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ से y की कीमत आ गई, यहाँ पर x की कीमत निकल आई थी, ये x की कीमत निकल आई थी, और यहाँ से मैंने y की कीमत निकाल ली जो कि इसके इक्वल आएगी। अब ये x और y की वैल्यूज़ आप मेन फंक्शन में अपने पुट करेंगे, यहाँ पर x और y की कीमतें पुट करें, पुट करके फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो x और y की कीमतें निकल के आई हैं ना, ये अपने मेन फंक्शन पे पुट करें जाके। तो ये देखें मेन फंक्शन में जाके उन्होंने पुट कर दी हैं, ठीक है। वो t का फंक्शन बन जाएगा, फिर x और y का नहीं रहेगा, t का बन जाएगा। मेन फंक्शन में पुट कर दिया तो ये वाला फंक्शन बन गया है, t का फंक्शन बन जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 0 से 1, ठीक है, यानी कि वो ये वाली चीज़ dt। और इसको इंटीग्रेट करना आप लोग को आता है कि इसकी इंटीग्रेशन t³/3 आ जाएगी, t की इंटीग्रेशन t²/2 आ जाएगी, और इसके साथ t आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके ये सिंपली आपका यहाँ पे आंसर निकल आएगा जी का। सिंपल हमने क्या किया है बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ अगेन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन कि ये हमें दिया गया था, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। ये हमें दिया गया था क्वेश्चन, हमने इसको पहले f(x, y) के इक्वल रख दिया। अब आप कहेंगे टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो वो सारी आगे कंडीशंस भी दी गई हैं ना, f(x, y) के इक्वल रख दिया बच्चों। और इसको रखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से y की कीमत निकाली, ठीक है, y की कीमत निकाली और y की कीमत यहाँ पे पुट कर दी। पुट करेंगे तो वो फंक्शन x और x डॉट का बन जाएगा। फिर आइलर कंडीशन लगाएंगे, इसको इक्वल टू पुट करके x की कीमत निकलेगी, y की कीमत निकलेगी t के फॉर्म में, तो वो फिर यहाँ पे पुट करेंगे हम, ठीक है। और आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएंगे, वो इनकी मदद से फाइंड करके
ठीक है। एक्स और वाई की कीमतें निकल आएंगी, वो एक्स और वाई की कीमतें यहाँ पे पुट करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, आंसर निकल आएगा। बस सिंपल सी बात थी। चलेंगे, ये आप लोग के सामने सोल्यूशन मौजूद है। नेक्स्ट आ गया है न्यूटन रेफसन मेथड टू सोल्व दिस। न्यूटन रेफसन मेथड आप लोगों ने यूज़ करना है। ये फंक्शन है, ये हमें कंस्टेंट दिया गया है, ठीक है, और उन्होंने इनिशियल गैस भी हमें दे दिया है 0,1। ठीक हो गया। चलेंगे, कहता है दिस प्रॉब्लम इज इंटरप्रेटेड एज अ फाइंडिंग अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस सब्जेक्ट टू द इक्वालिटी कंस्टेंट। इक्वालिटी कंस्टेंट दिया गया है यूजिंग द लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड एंड पहले हम इस पर लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड लगाएंगे, इक्वालिटी कंस्टेंट है, और फिर हम इसको सोल्व करेंगे न्यूटन रेफसन मेथड से। तो सबसे पहले ये फंक्शन दिया गया है। लैग्रांजियन कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है कि पहले f आ जाएगा माइनस a की कंस्टेंट है तो λ1 और h1 आ जाएगा, h1 यानी कि कंस्टेंट आ जाएगा हमारा। तो f की कीमत आ गई माइनस λ1 क्या लगाना है, a की तो लैम्डा है, तो लैम्डा और ये कंस्टेंट आ गया। अब इसका पहले x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, फिर y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, पहले x1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फिर x2 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, और फिर लैम्डा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो लैम्डा आ जाएगा 2x2, ठीक है, 2x2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आप x1 की कीमत भी निकाल लेंगे, x2 की कीमत भी निकल आ सकती है, लैम्डा की वैल्यू भी निकल आ सकती है। चलें जी, इन्होंने सिंपल क्या किया है कि यहाँ से ना लैम्डा की वैल्यू निकाल दिया, कितनी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2 ये आ गई। अब ये लैम्डा आप यहाँ पर पुट कर दें, जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन ये वाली बन जाएगी और एक ये इक्वेशन बन जाएगी। तो लैम्डा जब आप वहाँ पे पुट करेंगे ना तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास, पहली इक्वेशन जो है ना, तो ये 2 बार 4x2 यानी कि ये वाली चीज़ बन गई। अब क्या करता है, कहता है वी नाउ हैव अ सिस्टम ऑफ 2 नॉन लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस और 2 ही वेरिएबल्स आ गए हैं, यानी कि एक ये वाली इक्वेशन जो अभी अभी बन के आई है और एक ये वाली इक्वेशन, ठीक है, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन बन गई। और ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांसडेंटल फंक्शन आ गया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया ना, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया है तो ये नॉन लीनियर बन गई। ठीक है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है तो ये नॉन लीनियर बन गई। तो 2 कंस्टेंट्स आ गए हमारे पास बच्चों, कौन कौन से हैं, यानी कि 2 इक्वेशंस आ गई हैं, एक ये वाली और इसमें लैम्डा पुट करने के बाद जो बनी हैं 2 आ गई हैं, और उनको वो कैपिटल G1 और कैपिटल G2 का नाम दे देता है। ठीक है, कैपिटल G1 और कैपिटल G2 का नाम देता है। कहता है कि अगर तो हम न्यूटन रेफसन मेथड जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं इस G वाले सिस्टम को सोल्व करने के लिए, इक्वल टू 0 द अपडेट रूल इज, तो ये न्यूटन रेफसन मेथड का उन्होंने फार्मूला लिख दिया है। न्यूटन रेफसन मेथड का फार्मूला क्या होता है, x की पावर यानी कि xk+1 वाला पॉइंट इज इक्वल टू xk और माइनस आप जैकोबियन मैट्रिक्स आ जाता है, उसका इन्वर्स आ जाता है और g ऑफ xk आ जाता है। तो जैकोबियन मैट्रिक्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसके इक्वल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैकोबियन मैट्रिक्स निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमें ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इन 4 चीज़ों को निकालने लगे हैं। पहले सबसे पहले g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेंगे, इसका डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट, फिर x2 के, इसका डेरिवेटिव x1 और x2 के रिस्पेक्ट, 4 चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट x2 के, फिर इसका x1 के और x2 के, ये 4 चीज़ें यहाँ पे पुट इन कर देंगे, जैकोबियन मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये जैकोबियन मैट्रिक्स आपके सामने आ गया, जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया जी। ठीक है जी, जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया। अब ये देखें, यहाँ पे अगर k की जगह मैं 0 पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, x1 इज इक्वल टू x0 और माइनस जैकोबियन मैट्रिक्स x0 पॉइंट पर। जैकोबियन मैट्रिक्स किस पे आएगा, x0 पॉइंट पे, यानी कि जैकोबियन मैट्रिक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है किस पे, x0 पॉइंट पे फाइंड करनी है। ठीक है, ये पूरा नहीं तो लिखा जा रहा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये चीज़ आ गई, मैं दोबारा न्यूटन रेफसन मेथड लिख देता हूँ। ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x0 और माइनस जैकोबियन मैट्रिक्स x0 पर, और फिर इसका इन्वर्स आ जाएगा और ये आ जाएगा साथ g ऑफ x0, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी। जब k की वैल्यू 0 पुट किया ना, तो सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं x0 पर। तो x0 हमें क्या दिया हुआ है, x0 पॉइंट हमें 1,0 दे दिया गया है। तो पहले 1 x की जगह 1 पुट कर दें और y की x2 की जगह 0। तो यहाँ पे 1 पुट हो गया, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 1 पुट हो गया, यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पे भी 1 पुट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो कहते हैं कि इसको वो यानी कि ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 0 पे। अब g ऑफ x0 यानी कि इस चीज़ को अब हम निकालने लगे हैं। पहले इस चीज़ को भी कहते हैं निकाल लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को तो g ऑफ x0 यानी कि असल में g ऑफ x0 इस पॉइंट पर हम निकालने लगे हैं। तो g का मतलब क्या है, g1 भी निकालेंगे हम, g2 भी निकालेंगे। तो g1 हमारे पास क्या है, g1 देखें ना ग्राफ, g1 तो ये g1 है,
यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, तो ये सारा 0 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, cos 2 आ जाएगा और ये चीज़ 0 हो गई। ठीक है, ये वाली चीज़ 0। तो ये वैल्यूज़ उन्होंने निकाल ली है, तो यानी कि ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है, बल्कि ये पॉइंट मैं 1 0 लेके चल रहा था, ये 0 1 ना पॉइंट। ठीक है, तो ये 0 हो गया और ये आ जाएगा 4 sin 2, ये भी 0 हो गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया, 0 आ गया। और यहाँ पे 0,1 पॉइंट पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये 0,1 भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यानी कि g ऑफ x0 जो है ना, इसका आंसर भी 0, इसका भी आंसर 0, तो 0,0 पॉइंट आ गया। क्या आ गया? 0,0 पॉइंट आ गया। अब जब ये चीज़ 0 हो गई तो ये सारा क्या हो गया? 0 हो गया। ये सारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो x1 x0 के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे बताने लगे हैं फिर x1 जो है वो ना, ये देखिए x1 x0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ तो 0 हो गई। तो x1 x0 के इक्वल आ जाएगा और x0 जो है वो 0,1 के इक्वल था, तो x1 भी इसी के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला था हमारे पास k+1 xk और माइनस है जैकोबियन मैट्रिक्स एक्स के पर, और इसका इन्वर्स और आगे जी वाला आ जाएगा, जी ऑफ एक्स के। ठीक है, अब k की वैल्यू पहले 0 रखी थी, अब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस जैकोबियन मैट्रिक्स एट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और इसका इन्वर्स आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? g ऑफ x1। अब x1 x0 के ही इक्वल है, ये देखें ना, अभी निकाल के आए, x1 भी यही आ गया है, तो इसका मतलब g वाला इस पे भी 0 हो जाएगा, इस पे भी 0 हो गया, तो फिर यानी कि ये सारी चीज़ भी 0 हो गई दोबारा, यानी कि x2 x1 के इक्वल आ जाएगा। अब x2 पे भी ये g वाला 0 हो जाएगा, x3 पे भी, क्योंकि वो दोबारा उसी के इक्वल आ रहा है ना। देखें x0 पे g 0 हो गया, तो x1 दोबारा x0 के इक्वल आ गया, तो फिर इस पे भी g 0 होगा, क्योंकि ये इसी के तो इक्वल है। फिर x2 जो है वो x1 के ही इक्वल आ गया, तो ये भी इस पे जब 0 है तो इस पे भी सारे आगे 0 होते जाएंगे। तो लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ ना 2 पॉइंट तक ही जाना था। कहाँ तक जाना था? हमने 2 पॉइंट्स तक ही जाना था, वो आगे ऊपर जाके देखे ना, तो कहता है 2 आइट्रेशन ही आपने करनी है सिर्फ, तो 2 आइट्रेशन तक ही हमने जाना था, मजीद आगे हमने बढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर सिर्फ ये लिख दिया गया कि 2 आइट्रेशन तक ही गए हम, आइट्रेशन 2 तक ही, x1 तक ही हम गए हैं। तो हमने कह दिया सोल्यूशन फाउंड बाय न्यूटन रैप्सन मेथड जो है 2 आइट्रेशंस के बाद 0,1 से स्टार्ट हुआ था और ख़त्म भी 0,1 पे ही होगा। ठीक है, 1 मिनट, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखें 0,1 से स्टार्ट हो गया, 0,1, बस आंसर आ गया हमारा। ये नीचे वैसे ही थोड़ा सा ना बताया गया है कि बॉर्डर्ड हस्कियन मैट्रिक्स जो है, इसके तहत ये आगे क्या चीज़ बनेगी, इसको ना करें आप, जितना हमें कहा गया था हम यहाँ तक आ गए हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें हमने एक पास्ट पेपर जो है इसका सोल्यूशन डिटेल से डिस्कस किया था। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा, मैंने कैलकुलेशन को इतना एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो तो आप लोग को आती होगी, तो बाकी जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।